नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका चाणक्य आईएएस अकादमी धामपुर में। आपके साथ मैं हूं प्रांशु प्रताप सिंह। आपके लिए करंट अफेयर्स के लिए कुछ तथ्य हम आपके लिए लेके आए हैं। अभी हाल ही घटनाक्रम में आपको भी पता होगा, सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम बीता है G20 का सम्मेलन जो भारत में इस बार हुआ है। और वो प्रत्येक परीक्षा में सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। तो उन सभी परीक्षार्थियों के लिए हम ये कार्यक्रम लेके आए हैं। इसमें आज हम G20 का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे प्रत्येक परीक्षा के लिए। इसमें हम 5 तथ्यों पर पहले ध्यान देंगे। पहले हम G20 का इतिहास देखेंगे, उसके बाद दिल्ली में जो सम्मेलन हुआ है उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, उसके बाद उसका तथ्यवार विश्लेषण करेंगे, उसके बाद उनकी जो आलोचनाएं हैं उन पर हम ध्यान देंगे, और सबसे अंत में उसकी प्रासंगिकता पर हम ध्यान देंगे। इन 5 तथ्यों पर हम इस पूरे को विश्लेषण करते चलेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहले हम G20 के इतिहास को ध्यान देंगे। तो देखिए, एक समय था 1990 से 2000 तक के बीच का। उस समय ऐसा था कि एशिया में उस समय आर्थिक संकट चल रहे थे। उस समय जो G7 के देश थे, G7 के देश जिनमें आपके विकसित देशों का एक समूह था G7, उन देशों का समूह था। उन्हें चिंता हुई, चिंता भी खैर क्या कि भाई जो विकासशील देश हैं सबसे बड़ा बाजार के रूप में वो बन सकते थे उनके लिए, तो उन्हें चिंता हुई। तो उन्होंने उस G7 का विस्तार करने का निर्णय लिया। ठीक है, तो G7 का गठन जो है वो जब एशिया में वित्तीय संकट आया, उसके लिए G7 के देशों ने इसका एक विचार दिया कि हम अपने साथ जो विकासशील देश है उनको भी इसमें शामिल करेंगे। G7 के देशों ने ये विचार दिया कि भाई हमें एक G20 का गठन करना है। अब स्टार्टिंग में क्या था, इसमें केवल वित्त मंत्री और जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं उनको ही बुलाया जाता था और उन्हीं की बैठक होती थी। वे करते क्या थे, इसमें जो आर्थिक मुद्दे होते थे वैश्विक रूप से उन पर चर्चा करते थे। ठीक है, अब हुआ क्या कि 2007 में वैश्विक मंदी आई। पूरे विश्व में जितने भी विकसित देश थे उनकी इकोनॉमी धराशायी हो गई। तो हुआ क्या, इन्होंने इसके जो अधिकारी थे, पहले इसमें क्या कौन आते थे, वित्त मंत्री और गवर्नर, इन्होंने कहा कि भाई इसका लेवल उठाओ। और लेवल उठाने के बाद इसमें जो देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको इसमें शामिल किया गया। और इसकी जो पहली बैठक आधिकारिक रूप से हुई वो हुई 2008 में अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। तो पहली बैठक कहाँ हुई इसकी, अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में इसकी पहली बैठक होती है। और उसके बाद लगातार ये बैठक चलती चली जाती है। प्रत्येक वर्ष इसकी बैठक नए देश में आयोजित की जाती है। अब तक कुल मिला के इसकी 17 बैठकें हो चुकी हैं। और भारत ने 18वें सम्मेलन की मेजबानी की है। इसमें होता क्या था, प्रारंभ में केवल अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर चर्चा की जाती थी क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिए लाया गया था ये। अब हुआ क्या, उसके बाद में इसका दायरा और बढ़ाया गया और इसमें स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोधी मामलों को भी इसमें शामिल किया गया और इन पर भी इसमें चर्चा अब की जाती है। वर्तमान में अगर इसके समूह के सदस्यों की बात करें तो इसमें कुल 19 तो देश हैं और पूरा जो यूरोपियन यूनियन है उसको इसमें एक देश के रूप में शामिल किया गया है। और इस बार पहली बार इसमें अफ्रीका संघ को भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये कहा जा रहा है कि अब ये G20 नहीं G21 हो चुका है। हालांकि इसकी आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन फिर भी अब इसमें 21 सदस्य हो चुके हैं। इसके 2 भाग होते हैं, इसमें 2 पार्ट इसमें काम करते हैं। एक को हम बोलते हैं फाइनेंशियल ट्रैक और एक को बोलते हैं हम शेरपा ट्रैक। अब इनका अलग अलग काम भी है। जो फाइनेंशियल ट्रैक है वो काम क्या करता है, वो करता है जितने वित्तीय मामले होते हैं, देश के समस्याएं होती हैं उन पर जो बात करते हैं वो कौन करता है, वो फाइनेंशियल ट्रैक इस पर बात करते हैं। जो शेरपा ट्रैक होता है वो करता क्या है, उन पर सहमति बनाने का जो काम करता है। उसमें कुछ लोग होते हैं उनका काम यही होता है कि भाई किसी की समस्या है उनको सुनना, दूसरों को बताना और उस पर एक सहमति बन जाए, इसकी जिम्मेदारी होती है वो शेरपा ट्रैक पे होती है।
अब इसकी जो अध्यक्षता होगी, अगला अध्यक्ष भाई कौन होगा, उसके बारे में जो फैसला होता है वो ट्रोइका द्वारा किया जाता है। अब ट्रोइका में कौन होता है, ट्रोइका में वो देश होगा जिसमें सम्मेलन हो रहा है, और उससे पहला वाला यानी कि उससे पिछले वर्ष जहां उसकी अध्यक्षता हुई थी, और उससे अगला वाला जहां उसकी अध्यक्षता अगली बार होगी, वो 3 देश मिलकर क्या कहलाते हैं, वो ट्रोइका कहलाते हैं। जैसे कि अब वर्तमान परिदृश्य में हम देखते हैं तो भारत, और पिछली बार इंडोनेशिया के बाली में इसका सम्मेलन हुआ था तो वो भी शामिल हो गया, और अगली बार कहां होगा, ब्राजील में इसका सम्मेलन होगा। तो ट्रोइका में कौन कौन हो गया, भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील। अब ये तीनों मिलकर जो है उसके अगले अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे, फैसला करेंगे, तो क्या हो गया, वो ट्रोइका हो गया। अब हम बात करेंगे इसके अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है, जो दिल्ली सम्मेलन हुआ है उसके महत्वपूर्ण तथ्य पर हम ध्यान देंगे। तो पहला तथ्य तो यही है, भारत ने 18वें सम्मेलन को अपने यहां आमंत्रित किया था, इसकी अध्यक्षता की है भारत ने, और पहली बार G20 की अध्यक्षता भारत ने की है। हालांकि इतना बड़ा आयोजन जो है वो पहले भी एक बार हुआ था गुटनिरपेक्ष देशों का, पर फिर भी उसमें देश ज्यादा थे, कम से कम 150 के आसपास देश उसमें शामिल हुए थे। पर जो G20 है उससे कहीं ज्यादा पावरफुल देशों का एक समूह है। अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिकली जो टॉप 20 देश हैं उनको शामिल करना और 150 गरीब देशों को शामिल कर लेना, तो अंतर तो आएगा उसमें। इसकी जो बैठक हुई है दिल्ली में वो 9 से 10 सितंबर के बीच आयोजित की गई थी, और इसका जो लोगो था अब आपके सामने है, देखो कमल के ऊपर धरती बनी हुई है, ये इसका लोगो है। इसमें रंगों की बात करें तो 4 रंग हैं, एक केसरिया है, एक हरा है, सफेद है और एक नीला है। इन 4 रंगों को मिलाकर इसका पूरा लोगो बनाया गया था। इसके अलावा अगर इसमें बात करें इसके आयोजक स्थल की अगर हम बात करें तो दिल्ली का प्रगति मैदान का भारत मंडपम में इसकी सम्मेलन किया गया था। देखा भी होगा आपने, रात में सारे राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी के साथ थे, और भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो भी उनका स्वागत कर रही थी, तो वो भारत मंडपम ही था। और इसकी जो अध्यक्षता है भारत के पास वो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक रहेगी। इसका मतलब ये है कि अगर आज भी मैं ये पूछूं आपसे कि इसका अध्यक्ष कौन रहेगा, तो इसका अध्यक्ष रहेगा भारत। कब तक रहेगा, 30 नवंबर 2023 तक। इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है प्रत्येक परीक्षा के लिए। इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम। इसका अर्थ है पूरी वसुधा एक कुटुंब है, एक परिवार है। वर्तमान परिदृश्य में इसका मतलब एक धरती, पूरी एक पृथ्वी, उसका एक परिवार यानी कि पूरी पृथ्वी एक परिवार है, और सभी का एक ही भविष्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ देश अपना अलग भविष्य देखते हो, तो संभव नहीं है, सभी का एक भविष्य होना चाहिए। इसमें कुछ ऐसे देश बुलाए गए थे जो इसमें सदस्य के तौर पर शामिल नहीं थे, तो उनको हमने एज ए मेहमान के तौर पर बुलाया था। जैसे कि भारत का केवल एकमात्र पड़ोसी देश बांग्लादेश इसमें शामिल हुआ। उसके अलावा मिस्र, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूनाइटेड अरब अमीरात, इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भारत में बुलाया गया था। और खास बात अगर देखोगे इसमें तो मिस्र है, नाइजीरिया है, और आपका ये जो 2 देश थे ये अफ्रीकन कंट्रीज थी, जबकि हमने अफ्रीकन यूनियन को भी बुलाया था और साथ में अफ्रीकन कंट्रीज को भी बुलाया। यानी कि हम अफ्रीका को काफी महत्व दे रहे हैं। इसके बारे में आगे बात करेंगे। 19वां शिखर सम्मेलन इसका ब्राजील में आयोजित किया जाएगा, और भारत ने इसमें एक खास बात और की, इसका आयोजन ऐसा नहीं किया कि केवल एक ही शहर में सारे इसकी बैठकें करवा दी। एक तो भारत ने इसकी 60 से ज्यादा बैठकें आयोजित करवाई, और केवल एक ही शहर में नहीं, लगभग 200 से ज्यादा बैठकें 60 शहरों में हमने आयोजित करवाई थी। और ऐसी ऐसी जगह जैसे कि कश्मीर और आपका अरुणाचल प्रदेश, जो विवादित क्षेत्र भी हैं, वहां भी हमने इसकी बैठकें करवाई। आगे चलते हैं। अब G20 का
क्रमवार विश्लेषण हम करते चलेंगे। इसमें आपको समझने पर ज्यादा ध्यान देना है, अभी तक तो केवल तथ्य चल रहे थे। तो देखें, इसमें पहला जो पॉइंट है वो है बहुदेशवाद। पहले तो आप ये समझे कि बहुदेशवाद होता क्या है। देखो, बहुदेशवाद का अर्थ है सारे के सारे देश अपनी बात रख सकें बिना किसी हिचकिचाहट के और सबकी बात सुनी जाए, उसको बोलते हैं बहुदेशवाद। यानी कि सभी देश अपनी बात रख पा रहे हैं, सुनी जा रही है, उसको बोलते हैं बहुदेशवाद। तो पहली बार क्या हुआ है, इसमें बहुदेशवाद की शक्ति का विस्तार हुआ है। इसका अर्थ क्या है, इससे पहले केवल जो विकसित देश थे वो ही अपनी बात इसमें रखते थे और मनवाते थे। जो दूसरे सदस्य थे वे तो केवल नाम के लिए बुला लेते थे उन्हें, भाई हमारी बात को सुनने वाला भी तो होना चाहिए, तो इसलिए वो एक मूक दर्शक बन के रह जाते थे। लेकिन इस बार पहली बार भारत की अध्यक्षता में उनकी बात भी सुनी गई, तो इसलिए इसमें बहुदेशवाद की झलक हमको दिखाई दी। अगर आप वर्तमान परिदृश्य को देखते हैं तो विश्व जो है वो दो गुटों में बटा हुआ है, आपको पता ही है। और दो गुटों में जब कोई चीज बटी हुई होती है तो उन पर फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे पहले जितनी भी चर्चाएं हो चुकी हैं किसी बड़े सम्मेलन में, उनमें से कोई भी फैसला हो नहीं पाया, समझौता हो नहीं पाया, बेनतीजा रही। यूएन तक भी निष्प्रभावी रहा है, यूएन में भी कोई समझौता नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति में बड़े समूह में चर्चा असंभव हो जाती है। भाई 3-4 देश हों, उनकी बात मनवाना आसान है, लेकिन एक साथ इतनी बड़ी संख्या में देशों को बिठाना, और उन देशों को जो गुटों में बटे हुए हैं, भाई गुट आप देख सकते हो, यूरोपियन यूनियन प्लस अमेरिका एक गुट बन गया, चाइना और रशिया एक गुट बन गया, उनको समझौता करवाना बहुत बड़ी बात थी। तो ऐसे में उनकी चर्चा असंभव हो जाती है। लेकिन दिल्ली में फैसला हुआ, ये तो नॉर्मल बात है, एक मत से फैसला हुआ, एक मत से। एक तो होता है बहुमत का फैसला, बहुमत मतलब 10 देश अगर हैं तो 8 ने समर्थन किया, 2 ने समर्थन नहीं किया, तो वो बहुमत हो गया। लेकिन एक मत का मतलब है कि सारे के सारे देशों ने एक ही मत दिया, समर्थन कर दिया, तो वो हो गया एक मत। तो पहली बार एक मत से फैसला हुआ, और ये आगे सहयोग की आशा विश्व में जगाता है कि भाई आगे भी लोग देश इसमें सहयोग करेंगे। इसमें पहली बार ये देखा गया कि भाई जो सामरिक मुद्दे होते हैं उससे हटके भी सहयोग किया जा सकता है। क्योंकि पहली शर्त क्या थी, पहली शर्त ये थी कि भाई जो सामरिक मुद्दे हैं, आपको पता ही है रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो सबके सब पहले ये कह रहे थे कि पहले इस पर बात की जाए। भारत ने कहा देखो भाई ये सामरिक मुद्दा है, और G20 का जो उद्देश्य है वो सामरिक मुद्दे है नहीं। G20 का जो उद्देश्य है वो अर्थव्यवस्था के लिए बनाया गया है, इकोनॉमी के लिए बनाया गया है। तो भाई उसके सारे समझौते करने के लिए आपको सामरिक मुद्दों से हटना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। तो भाई सामरिक मुद्दों से इतर भी सहयोग संभव हो सकता है, ये पहली बार देशों को लगा। और देशों ने अपनी पुरानी विचारधारा से हटकर कदम उठाए हैं। जैसे कि अगर आप अमेरिका गुट को देखेंगे, अमेरिका और आपके यूरोपियन यूनियन के गुट को देखेंगे, तो उनका पहले एक ही मत रहा है कि पहले रशिया यूक्रेन पे अपना अटैक रोक दे। लेकिन इस बार उसने अपने पुराने मत से समझौता किया, और रशिया चाइना को भी देख लें तो उनका यह था कि भाई हमारा कोई विरोध ना करे। भारत ने अप्रत्यक्ष रूप से सही लेकिन विरोध तो किया, और फिर भी उसने समझौता कर लिया। तो है क्या कि अपनी पुरानी विचारधारा से हटकर देशों ने कदम उठाए। अब अगला हम ग्लोबल साउथ की बात करेंगे। पहली बात तो ये देखिए ग्लोबल साउथ क्या है। देखिए ग्लोबल साउथ उन देशों का एक समूह है, या कहा जा सकता है उन देशों का समूह जो विकासशील देश है। और अधिकतम संख्या विकासशील देशों की कहां है, दक्षिणी गोलार्ध में। अगर मैं पृथ्वी बनाऊं तो उसका जो दक्षिणी गोलार्ध है, ये आपकी भूमध्य रेखा इक्वेटर हो गई, उसका दक्षिण का जो भाग है तो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो जो अधिकतम विकासशील और अल्प विकसित देश हैं उनकी ज्यादातर संख्या कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में है। तो उनको हम बोलते हैं ग्लोबल साउथ। हालांकि इसका ये बात मत समझना
कि दक्षिणी गोलार्ध के सारे देश इसमें शामिल है, या उत्तरी गोलार्ध में कोई देश शामिल ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, लगभग यहां पड़ता है, लेकिन वो ग्लोबल नॉर्थ में आता है, जबकि भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, और वो भी किस में आता है, ग्लोबल साउथ में आता है। ठीक है, तो बात समझे मोटी मोटी कि ग्लोबल साउथ जो है वो अल्प विकसित और विकासशील देशों का एक समूह है। तो पहली बार क्या हुआ, इन विकासशील और अल्प विकसित देशों को इसमें इतनी बड़ी मात्रा में सहयोग और समर्थन मिला। अगर देखोगे तो G20 का जो संतुलन है वो विकासशील और अल्प विकसित देशों की ओर झुका है। मतलब पहले क्या था भाई, मैंने बताया आपको, जो विकसित देश थे, G7 के जो देश थे, वो ही अपनी बात मनवा लेते थे इसमें, और जो बेचारे विकासशील और अल्प विकसित देश थे वो आके मूक दर्शक बन के रह गए, सुना उनको जाती नहीं थी। तो पहली बार क्या हुआ, इसमें जो मुद्दे पर समझौता हुआ है वो विकासशील देशों ने भी इसमें कुछ रखे हैं, और ये कहा जा रहा है कि अब जो है इसका जो संतुलन है, इसका जो झुकाव है वो विकासशील और अल्प विकसित देशों की तरफ हो चुका है। क्योंकि अधिकतर संख्या अगर देशों की देखोगे भाई, आपका जो अफ्रीकन यूनियन है उसमें सारे के सारे विकासशील देश हैं, ठीक है, और जो बाकी के 19 देश हैं उनमें भी विकासशील देश ज्यादा हैं, ठीक है। तो उसका झुकाव जो है वो अब G20 का जो झुकाव है वो ग्लोबल साउथ की तरफ हो गया है, ठीक है। अब जो ग्लोबल साउथ के देश हैं वो केवल पश्चिमी देशों की सहायता लेने के लिए नहीं आते हैं, वो केवल सहायता मांगने के लिए नहीं आते, उनके अपने ही मुद्दे हैं जिनको वो आसानी से इसमें रख सकते हैं। पहली बार अफ्रीका संघ को इसमें शामिल किया गया, ठीक है, और ये साबित करता है कि ये बदलती हुई व्यवस्था का सबसे बड़ा परिचय है कि भाई अब आपको विकासशील देशों की बात सुननी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि विकसित देश अपने हिसाब से दुनिया चलाएंगे, नहीं। और पर्यावरण वित्त पोषण के लिए विकसित देशों पर दबाव बढ़ेगा। अब ये क्या है, देखिए पर्यावरण में जितना नुकसान हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसमें विकसित देश विकासशील देशों को बोलते हैं कि भाई आप कार्बन का उत्सर्जन कम करो। अब विकासशील देश ये बोलते हैं कि भाई हम विकास कर रहे हैं तो कार्बन का उत्सर्जन तो होगा। भाई आपने ये विकास किया, उस समय भी हुआ, उस समय हम विकसित नहीं थे, तो हमारे हिस्से का जो कार्बन था वो तो आपने उत्सर्जित कर दिया। अब अगर आप ये चाह रहे हो कि हम कार्बन का उत्सर्जन ना करें और ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगाएं या ऐसा विकास करें जिससे कार्बन का उत्सर्जन ना हो, जिसको हम ग्रीन आपका संसाधन बोल सकते हैं, तो उसके लिए भाई आपको वित्त पोषण करना पड़ेगा। भाई हमारे हिस्से का कार्बन आपने उड़ा लिया तो पैसा तो हम आप दो, तो इस पर भी विकसित देशों पर दबाव पड़ेगा, ठीक है, और वो विकासशील देशों के सहयोग के लिए आगे आएंगे, ठीक है। और विकास में सहयोग और आधारभूत संरचना में सहयोग का दबाव विकसित देशों पर बन जाएगा या बन गया है, शुरू हो गया है बनना, और आगे ये उम्मीद है कि आगे भी हम जो विकसित देश हैं उन पर दबाव बनाएंगे। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो भाई देखो, आपको भी पता होगा कि चाइना इसमें शामिल नहीं हुआ है। कि भाई चाइना और रशिया शामिल हुआ नहीं, और उनका भी ये कहना था कि भाई अगर हम इसमें नहीं जाएंगे तो ग्लोबल क्या बोलते हैं आपका G20 जो है वो उसकी कोई महत्ता नहीं रह जाएगी, क्योंकि भाई लोग ये कहेंगे कि भाई दो विकसित देश, दो बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश रशिया और चाइना इसमें नहीं आए तो क्या महत्ता रही, ठीक है। तो उनकी अनुपस्थिति को भारत ने निष्प्रभावी कर दिया, और साथ में चीन की जो विस्तारवाद की नीति है उसको कड़ा जवाब दिया गया है, और उसकी वो भी अनुपस्थिति में, ठीक है। चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसके तहत उसका एक प्लान है
बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जिसको हम BRI भी बोलते हैं। इसके तहत वो कर क्या रहा है, वो विश्व के जितने देश हैं उसमें एक रोड बना रहा है ताकि आसानी से व्यापारिक हित साध सके अपने। उसमें वो देश समझौते कर रहा है अलग अलग देशों से, तो भाई हम आपके यहाँ रोड बनाएंगे, उन रोडों को जोड़ देंगे, उसमें आपको भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा, ठीक है। और उनको ऋण भी दिया, और चीन के इस ऋण जाल में अनेक देश फंस चुके हैं। अफ्रीकन कंट्री, श्रीलंका का उदाहरण आपने देखा होगा, नेपाल भी कोई फंसा रहा है वो, ठीक है, और उम्मीद है कि भाई वो फंसा शायद ले, तो भारत को करना चाहिए कि वो उसको फंसने ना दे, ठीक है। तो इसके जवाब देने के लिए भारत ने भी अमेरिका और मिडिल ईस्ट के देशों के साथ यूरोप तक, और साथ में उसको यहां तक नहीं, पूर्वी देशों को भी जोड़ने वाला एक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। आप समझ रहे हो, जो पूरा विश्व है उसमें जो पश्चिमी देश हैं और जो अमेरिकन कंट्रीज हैं उनके साथ पूर्वी देशों को जोड़ना, और भारत कहां पड़ेगा, बीच में पड़ेगा उसके, और ऐसे समय में सबसे अधिक लाभ उसी देश को होता है या उसी जगह, उसी स्थान को होता है जो बीच में पड़ता है। और उधर से आने वाले के लिए भी, इधर से आने वाले के लिए भी, दोनों के लिए भारत बीच में पड़ेगा और भारत सबसे ज्यादा लाभ लेगा उसमें। तो भारत ने एक कॉरिडोर बनाने की बात की है और सभी लोगों ने समर्थन भी किया, ठीक है। ये अपनी तरह का पहला कदम है जो चीन को चुनौती दे सकता है, ठीक है। सभी पूरी दुनिया को चीन का एक विकल्प भारत के रूप में मिलेगा कि भाई अगर चीन को पछाड़ना है, क्योंकि चीन की विस्तारवादी नीति है, हमने कहा भी है कि भाई देखो चीन तो विस्तार कर रहा है, विस्तारवादी नीति है, उसे कब्जा करना चाहता है, भारत की ऐसी कोई नीति है नहीं। तो भाई जो काम आप चाइना के साथ कर रहे हो, व्यापार बढ़ा रहे हो, हमसे बढ़ाओ, ठीक है। क्योंकि इस कॉरिडोर में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसकी विस्तारवादी नीति हो। अब है क्या, अभी तक क्या होता था, भारत को करना क्या चाह रहा था, पश्चिमी देशों से एक गैस पाइपलाइन बिछाना चाह रहा था। उसमें क्या हुआ कि पाकिस्तान सबसे बड़ा खतरा था। अब हमने क्या किया, पाकिस्तान को हटा दिया, जरूरत ही नहीं है, हम समुद्र से लेके चलेंगे उसको हमने लिया ही नहीं, ठीक है। तो पाकिस्तान का जो खतरा था वो अब घट गया है, ठीक है, और भारत इस व्यापार मार्ग के बीच में होगा, ठीक है। अब इसका एकदम से फायदा हुआ, जैसे ही इस कॉरिडोर की घोषणा की गई, जैसे ही इस कॉरिडोर की घोषणा की गई, उसके अगले ही दिन इटली ही एकमात्र ऐसा देश था यूरोपियन कंट्रीज का जिसने BRI में शामिल होने की घोषणा की थी। उस एकमात्र देश ने भी इस कॉरिडोर की घोषणा होने के बाद BRI को छोड़ दिया, BRI को छोड़ दिया। किसने, इटली ने। अगले ही दिन हमें इसकी सफलता मिल गई, और उससे क्या हुआ, चाइना का जो ये प्लान था वो कमजोर हो गया, ठीक है। और वैश्विक रूप से जो बंटवारा है, पश्चिमी देश और भारत और दूसरी ओर चीन और रूस के रूप में इसका बंटवारा जो हो गया है, ठीक है, उसमें इसके बढ़ने की संभावना ज्यादा है क्योंकि भारत में शामिल हो गया है उसमें, ठीक है। अब इसमें अगले पॉइंट की ओर देखेंगे, वैश्विक रूप से भारत को लाभ। अब देखो, भारत में सम्मेलन हुआ तो भारत इसमें अपने सारे हित साधता, ठीक है। तो भाई भारत ने जितने भी इसमें काम किए हैं उसमें वैश्विक रूप से भारत को विशेष लाभ इसमें हो रहा है, ठीक है। पहला तो यही है, विश्व में भारत का कद बढ़ा है, कोई भारत इतना बड़ा सम्मेलन करवा सकता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इसमें जो मध्यस्थता भारत ने करवाई, मैंने बताया अभी आपको कि दो भागों में पूरा विश्व बटा हुआ है, एक रूस चाइना है और एक पश्चिमी देश है, ठीक है। और उन देशों के बीच में एक मत से समझौता कराना, इसका मतलब जो मध्यस्थता भारत ने कराई है वो भारत की मध्यस्थता कराने की क्षमता का परिचय देता है, और सहमति बनाने की अभूतपूर्व क्षमता भारत की दिखाई देती है। वो पहले भी दिखाई दी थी जब गुटनिरपेक्ष देशों का नेता भारत था, और उसके बाद वर्तमान में भारत की ऐसी नीति देखी गई है। और साथ में UN की जो स्थायी सदस्यों की टीम है 5 की,
इसमें चाइना, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। भारत ने अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है कि भाई हमारे बिना कोई भी वैश्विक संगठन बेकार है, अगर उसमें हमें शामिल नहीं किया गया तो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। ठीक है, और चीन की जो गैर विस्तारवादी विकल्प है वो भारत बन गया है। इससे भारत का पर्यटन भी बढ़ेगा। मैंने बताया अभी 60 स्थानों पर 200 से ज्यादा बैठक हो चुकी हैं, तो 60 के 60 स्थान जो है वैश्विक रूप से आएंगे लोगों की नजरों में। ठीक है, तो उसमें पर्यटन बढ़ने की संभावना है ही। ठीक है, और जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स में चीन के बढ़ते प्रभाव की चिंता से मुक्त हो जाएगा भारत, क्योंकि पता ही है ब्रिक्स में अभी जो है कुछ देशों को शामिल किया गया था और ये कहा जा रहा था कि चाइना ने शामिल करवाया है, तो चाइना का उसमें पलड़ा भारी हो जाएगा, तो भारत को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये भारत के साथ G20 है। ठीक है, साथ में भारत ने एक काम और किया, कनाडा के साथ द्विपक्षीय बातचीत की और उसमें कड़ा रुख अपनाया, इसके लिए खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ। ठीक है, और चीन की अनुपस्थिति का कोई भी प्रभाव भारत ने पड़ने नहीं दिया है। ठीक है, और आंतरिक राजनीति में उनके नेताओं का कद कम होगा। ये उनकी जो पॉलिसी थी G20 में ना आने की, इसको नीचा दिखाने की, वो उन पे ही बैकफायर कर गई। अब क्या होगा, उन्हीं के लोग कहेंगे भाई इतना बड़ा सम्मेलन हुआ, इतनी बड़ी उसमें समझौते हुए और आप गए नहीं, इसका मतलब आपको वैश्विक रूप से अब कोई नहीं पूछ रहा है, तो क्या होगा, उससे उनका कद कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी आलोचना को भी ध्यान देना है भाई हमको। तो पहली आलोचना भाई ये है कि भारत ने रूस के खिलाफ विरोध तो किया, रूस का विरोध तो किया, लेकिन बहुत सुरक्षित शब्दों का प्रयोग किया, डायरेक्ट नाम नहीं लिया, बस ये कहा है कि देशों को सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। इशारा रशिया की तरफ था, लेकिन रशिया का नाम भारत ने नहीं लिया। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, जो वित्त पोषण का समझौता हर बार होता है, समझौता तो सब करते हैं कि हाँ भाई हम इतना पैसा देंगे, इतना पैसा लगाएंगे, पर उसका प्रवर्तन नहीं होता है। वादा करके चले गए, एक्शन कोई हुआ नहीं, तो ये इसकी एक खास आलोचना हर बार चिंतक करते हैं। ठीक है, और पर्यावरण पर समझौता होने पर भी उसमें कोई विशेष प्रगति दिखाई नहीं देती है। अभी तक भी जितनी बार भी समझौता हुआ है उसमें कोई विशेष प्रगति पर्यावरण रूप से दिखाई नहीं दी है। ठीक है, और एक भाई इस आयोजन पे एक बड़ी आलोचना ये की जा रही है कि भाई इसमें अत्यधिक खर्च किया गया। ये कहा जा रहा है कि जो बजट था भारत सरकार का वो 1000 करोड़ का था। ठीक है, और भारत ने उसमें 4000 करोड़ का खर्चा कर दिया, भाई 4 गुना खर्चा कर दिया। तो ये कहा जा रहा है कि इतना खर्चे की जरूरत क्या थी। लेकिन देखिए, ऐसे सम्मेलन जो है वो सॉफ्ट पावर के रूप में होते हैं और सॉफ्ट पावर दिखाने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। हालांकि कुछ जगह कम कर सकते थे, ठीक है, लेकिन फिर भी खर्चा तो इसमें होता ही है। ठीक है, और ये बड़ा आरोप विपक्ष भी लगा रहा है, और जापान और BBC जो ब्रिटेन की एक एजेंसी है पत्रकारिता में, उसने कहा है कि भाई जो सरकार है वो अपने घरेलू राजनीति पर फोकस कर रही है, यानी कि G20 का प्रयोग वो अपनी घरेलू राजनीति में करेगी। और देखो ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी सरकारें थी वो उनका प्रयोग करती थी, और इस बार भी इसका प्रयोग हो गई। ठीक है, कि भाई हमने G20 का सम्मेलन करवाया, देखो हमारी सरकार कितनी अच्छी है, वोट मांगे जाएंगे। तो ये हर बार से होता है, ये पहली बार नहीं है। ठीक है, विपक्ष का एक बड़ा आरोप है भाई इसमें कि विपक्ष के नेताओं को आमंत्रित नहीं किया गया है। जो कांग्रेस के लीडर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको बुलाया नहीं गया। हालांकि सरकार ने साफ किया कि हमने किसी पार्टी के अध्यक्ष को नहीं बुलाया, लेकिन फिर भी विपक्ष के नेताओं को बुलाना चाहिए था। ये एक इसमें माइनस पॉइंट रहा। ठीक है, और सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है वो है कि प्रेस को खुलकर प्रश्न करने का अवसर नहीं दिया गया। भाई प्रेस के साथ चर्चा की ही नहीं गई, मीडिया के साथ चर्चा ही नहीं की गई। अमेरिका राष्ट्रपति जो है वो चर्चा करना चाह रहे थे, लेकिन उनको भी अनुमति नहीं दी गई। ठीक है, और भारत सरकार तो चर्चा करती ही नहीं है। ठीक है, और अब चलते हैं अंतिम विश्लेषण की तरफ, इसकी प्रासंगिकता पर हम ध्यान देंगे। तो भाई पहला इसमें यह है कि भाई इसका कोई स्थायी सदस्य नहीं है। आपको पता है भाई इसका अध्यक्ष चेंज होता है, स्थायी अध्यक्ष इसका नहीं है। ठीक है, और वो हर बार जो है चेंज होता है। ठीक है, तो ये एक इसका माइनस पॉइंट है, कोई अध्यक्ष नहीं होगा, हर बार बदलेगा तो हर बार नई नीति लागू होगी उसमें। ठीक है, और इसका कोई भी सचिवालय नहीं है।
जहां इसकी अध्यक्षता होती है वहीं इसका एक अस्थायी सचिवालय बन जाता है। भाई सचिवालय होगा तो वो ध्यान रखेगा भाई हमने ये समझौते किए थे, उस पर कितना एक्शन हुआ। तो सचिवालय ही नहीं है तो ध्यान कौन रखेगा? ठीक है, ये हर बार बात की जाती है कि भाई कि जो निर्णय हैं वो प्रत्येक वर्ष किए तो जाते हैं पर उन पर कोई बाध्यता नहीं रहती है। भाई आप प्रॉमिस करके आए कि हम इतना पैसा लोगों को देंगे, इतना पैसा गरीबी पे खर्च करेंगे, प्रॉमिस कर लिया, लेकिन उस पर कोई भी बाध्यता होती नहीं कि भाई आपने नहीं किया तो आपको दंड लगेगा। ठीक है, तो देश करते भी नहीं है। ठीक है, और ये कहा जा रहा है कि समानता केवल नाम मात्र की है। भाई ये इसलिए कहा जाता है कि भाई विकसित देश हैं वो कैसा ना कैसा करके अपनी बात मनमाही लेते हैं और उसको अपने इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो बाकी सदस्य हैं विकासशील और अल्प विकसित देश, उनको अपने इंटरेस्ट के लिए वे इस्तेमाल करते हैं। तो जो इसमें समानता की बात की जाती है कि भाई विकासशील और विकसित देश, इसमें जो समानता है, ठीक है, वो केवल नाम मात्र की है। कैसी है? नाम मात्र की। ये बार बार आरोप लगता है। ठीक है, और कुछ चिंतक तो इसको सिर्फ एक फोटो का अवसर, भाई बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष आए, अपना फोटो खिंचवाया और चले गए। ठीक है, तो वो केवल और केवल क्या मानते हैं इसको? एक फोटो खिंचवाने का अवसर ही इसको मानते हैं। ठीक है, तो भाई आज हमने G20 को पूरी तरह कवर किया। इसके साथ में विदा लेता हूं और जो अन्य करंट के टॉपिक आते रहेंगे उनके बारे में चर्चा करते रहेंगे। इसके ही हम प्रश्नों की चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, मैं विदा लेता हूं।